दोस्तों नमस्कार। बड़ी ताकत होती है पैसे में। पास में अगर आकूत खजाना हो तो उसके बाद सामने वाले की कोई हैसियत मायने रखती नहीं है। और अगर आप नोटों के बंडल पर ही बैठे हुए हों तो फिर आप किसी को भी कोई भी गारंटी दे सकते हैं। यह वादा किया है तो पूरा करेंगे, लिख लीजिए। यह संवाद कोई आज का नहीं है। इस देश के भीतर तो जिसके पास भी आकूत संपत्ति रही उसने सामने वाले को कुछ भी नहीं समझा, और जब नहीं समझा तो गारंटी दे डाली। इस बात की गारंटी कि अब कह दिया है तो पत्थर की लकीर है। मौजूदा वक्त में यही गारंटी देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। चुनाव के दौर में याद कीजिए, तमाम जगहों पर एक ही शब्द रेंगता रहा, मोदी की गारंटी। सवाल यह नहीं कि मोदी की गारंटी का मतलब इस देश के प्रधानमंत्री जिन वादों को कर रहे हैं उसकी वो गारंटी इस बात को लेकर दे रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं। सवाल तो यह है कि जिस बात की गारंटी दी जा रही है वो पैसा कहां से आता है, वो पैसा किसका है। इस देश के भीतर हर चीज का एक बजट होता है। बजट के हिसाब से पैसा खर्च किया जाता है। अलग अलग योजनाओं के मद में उतना ही पैसा जाता है। और इस देश के भीतर में बढ़ती हुई महंगाई हो या फिर घटता हुआ रोजगार हो, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहां तक कि राजनीतिक दलों को भी जो पॉलिटिकल डोनेशन मिलता था या मिल रहा है या आगे मिलता रहेगा, व्यवस्था ऐसी की गई कि विपक्ष के हाथ में कुछ भी ना लगे, लगे तो चुटकी भर लगे। बाकी सारा पैसा चाहे वो अननोन सोर्सेस से हो यानी अज्ञात सूत्रों से आ रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ही उसमें क्यों ना शामिल कर लिया जाए, या फिर अलग अलग ट्रस्ट के जरिए पैसा आ रहा हो या कॉरपोरेट पैसा दे रहा हो, सारा पैसा नहीं तो 80% पैसा तो बीजेपी के पास आना चाहिए। और जब इतना पैसा होगा तो गारंटी तो किसी भी बात को किसी को लेकर भी दी जा सकती है। तो गारंटी की होड़ मची रही। 3 चुनाव में कितना खर्चा हो गया, बीते 3-4 चुनाव के एवरेज और उसकी बढ़ती हुई रफ्तार को देखिएगा तो आप कह सकते हैं हर चुनाव में तकरीबन 10 से 20 हजार करोड़ के बीच में खर्चा हो ही जाता है, जो इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया जाता है। और यह खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन फिर वही सवाल, पैसा कहां से आता है? तो पैसा कहां से आता है, गारंटी क्यों दी जा रही है, गारंटी की ताकत का असल चेहरा या उसकी असल चेहरे की ताकत कहां छुपी हुई है, क्यों नहीं आज इसकी पड़ताल कर ली जाए। क्योंकि पार्लियामेंट सजी हुई है। पार्लियामेंट के भीतर सवाल लगातार उठ रहे हैं। सरकार के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। और पहली बार खुले तौर पर जब इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर यह कहते हैं, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर इस बात की जानकारी देते हैं एक सवाल के जवाब में कि देखिए बीते 5 वर्षों में बैंकों से जो कर्ज लिया गया वो तकरीबन 10,60,000 करोड़ का था, और हमने उसमें से 50% से ज्यादा जो रिटर्न ऑफ किया है, टेक्निकली माफ कर दिया है, वह इस देश के बड़े कॉरपोरेट का है। यह कहने से वो हिचकते नहीं है कि 50% से ज्यादा यानी तकरीबन 5,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इस देश में कॉरपोरेट को माफ कर दी गई। वो पैसा क्यों, कहां, किधर गया? हालांकि अलग अलग तर्क पार्लियामेंट के भीतर गढ़े जाते हैं, अलग अलग तर्क आरबीआई बतलाता है। लेकिन इसी पार्लियामेंट के भीतर जब अलग अलग सवाल पूछे गए तो सरकार के ही आंकड़े निकल कर आए कि 2014 से 2023 तक इस देश में जो महंगाई बढ़ी है वो 56% एवरेज बढ़ी है, 56% एवरेज बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ कॉरपोरेट जो पैसा फंडिंग के जरिए दे रही है उसमें एडीआर की रिपोर्ट बहुत साफ कहती है कि उसमें बढ़ोतरी तकरीबन 50% से ज्यादा की हो गई। और इस कॉरपोरेट फंडिंग में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जिक्र नहीं है, जिसकी रफ्तार तो 750-800% की रफ्तार से बढ़ती चली गई, और इतना पैसा इस दौर में आता चला गया। खुद पार्लियामेंट के भीतर जानकारी जब दी जाती है कि दूध की कीमत बीते 9 बरस में 61% बढ़ गई, जो टमाटर है उसकी कीमत 115% बच गई, जो दाल है, तुअर दाल है, वो 120% बढ़ गया,
इस दौर में जो रोजगार खोजने निकलते थे, जिनके पास डिग्री है, जो ग्रेजुएट है, जिनकी उम्र 25 बरस हो चली है, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 42% है। ऐसी स्थिति कभी नहीं थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। इसी पार्लियामेंट में तो जवाब दिया गया कि तकरीबन इस देश में 5 साल में 10,60,000 करोड़ में से 5,90,000 करोड़ रुपए कॉरपोरेट का पैसा था जो माफ कर दिया गया। जो तकरीबन 23,000 लोग थे, यानी 2,300 कर्ज लेने वाले थे, जिन्होंने 5-5 करोड़ या उससे ज्यादा कर्ज लिया, उनको भी माफी दे दी गई और वो जोड़िएगा तो कुल 2 लाख करोड़ वह भी हो जाएंगे। कुछ लोग विलफुल डिफॉल्टर होते हैं कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे। इसमें कॉरपोरेट, बिजनेस पर्संस और सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी शुमार किया गया। 2,623 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर बोझ इस देश के भीतर बैंकों का 1,96,000 करोड़ माफ कर दिया गया। सवाल इतना भर नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आरटीआई के जरिए जब जवाब मांगा तो उसमें एक औसत निकल कर आया। इस देश में रईसों का कर्ज जो माफ होता है, हर बरस तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं। और जब 2 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं तो किसी के जहन में भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी गूंजेगी कि वो गारंटी जब दे रहे हैं तो याद कीजिए, उन्होंने 5 केजी अनाज मुफ्त 2028 तक देंगे, इसकी भी गारंटी ली। गारंटी पूरी की, लौटे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई, उस पर मुहर लगा ली। उस पर खर्चा तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का आता है। 1,70,000 करोड़ का हर साल निकल कर आता है। लेकिन 1,70,000 करोड़ में 5 किलो अनाज 81 करोड़ लोगों में बंट जाता है। और देश के भीतर एवरेज कर्ज लेकर ना चुकाने वाले रईसों को 2 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है। वो पैसा कहां जाता है, वो पैसा कहां गया? और जिन 5 लाख करोड़ का जिक्र राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में सोमवार के दिन यह कहकर दिया कि लगभग 50% पिछले 5 बरस में जो भी माफी दी गई है वो 50% बड़े कॉरपोरेट हाउसेस की है, तो इसका मतलब क्या है? हमें लगता है इस पन्ने को आगे बढ़ाया जाए। एक क्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी की स्थिति को सुनिए या इस नारे को सुनिए, उसके बाद आपके भीतर भी उसी गारंटी के तर्ज पर जोश आ जाएगा। तब आप समझ पाएंगे इस देश का कच्चा चिट्ठा कहता क्या है। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। प्रधानमंत्री की गारंटी का अलग ही मजा है, उसका एक अलग जुनून है, एक नशा है। क्योंकि प्रधानमंत्री कमोवेश इस देश के हर समुदाय विशेष को गारंटी देते हैं, वह पूरा करेंगे। वो गारंटी बुजुर्गों को लेकर हो सकती है, बच्चों को लेकर हो सकती है, विधवाओं को लेकर हो सकती है, दिव्यांगों को लेकर हो सकती है, जिनके पास छत नहीं उन्हें भी घर देने की गारंटी देते हैं। वह तो इस देश के तमाम जो भी करप्ट हैं उसको भी और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी गारंटी देते हैं। और उस गारंटी का मजा उस पैसे में छुपा है जो कहां से आता है और वो कहां चला जाता है, इसको बताने वाला इस देश में कोई नहीं है। लेकिन गारंटी का जिक्र है तो बात वहीं से शुरू की जाए। प्रधानमंत्री ने जितनी छूट कॉरपोरेट को गारंटी के तौर पर इस देश के भीतर दे रखी है, अगर उस रकम का पसंगा भर भी इस देश की योजनाओं से जोड़ना शुरू करें तो आप हैरत में आ जाएंगे। एवरेज तो हमने सिर्फ आपको बताया कि 2 लाख करोड़ हर बरस माफ हो जाते हैं कर्जदाताओं के, जो रईसों के होते हैं। बाकी हिस्सा छोड़ दीजिए, क्योंकि 9-9.5 बरस का जब आप कच्चा चिट्ठा निकालेंगे तो 2 रकम सामने आएगी। तमाम बैंकों से 25 लाख करोड़ रुपया, सरकारी बैंकों से तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अभी इसको भूल जाइए, जरा सोचिए। गारंटी तो मिड डे मील की भी होती थी। मिड डे मील को भी इन्होंने नाम बदला, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण किया, उसकी भी गारंटी दी। 11,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आवास योजना प्रधानमंत्री के नाम पर, उसमें कितने रुपए खर्च किए गए? 80,000 करोड़ रुपए, एक्यूरेट 79,590 करोड़ रुपए।
नेशनल एजुकेशन मिशन शुरू किया गया, एजुकेशन की भी गारंटी। कितना खर्च? 38,965 करोड़ रुपए। इस देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट को लेकर भी गारंटी। कितना खर्च, कितना बजट? 4,925 करोड़ रुपए। जो यूरिया तक पे है वह भी सब्सिडी के तौर पर देने का जिक्र, और उस पर भी तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी। और इतना ही नहीं, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 9,636 करोड़ रुपए। लेकिन जैसे ही जिक्र आया बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग का, तो पता नहीं क्यों हमें लगा कि जिक्र तो उन गारंटी का भी करना चाहिए जो इस देश के भीतर में लूटते चले गए। लूटने के बाद वो कंगाल हो जाते हैं, कंगाल होने के बाद खुद को बैंकरप्सी आईबीसी के हवाले कर देते हैं। उसके बाद एनसीएलटी उस पर फैसला सुनाती है। लेकिन क्या वाकई पैसा लौट आता है? पैसा फंसा तो नहीं रह जाता है? एक लंबी फहरिस्त है इस देश के भीतर में, चाहे वो डीएचएफएल की हो, चाहे सबसे पहले इस देश में IL&FS 95,000 करोड़ रुपए वहां से गायब हुए, क्या वो लौटे? और डीएचएफएल का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके भीतर जिनका पैसा लगा हुआ था वो तो वरिष्ठ नागरिक थे, यानी सीनियर सिटीजन थे, विधवाएं थी उसमें, दिव्यांग थे उसमें, कैथोलिक ज्यूरिस्ट इंडिविजुअल तौर पे जो अब पैसा जमा करता है इंस्टीट्यूट, उसका पैसा लगा हुआ था। यहां तक कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका भी पैसा था उसमें। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसका भी पैसा था। एनसीएलटी फैसला देती है, लोग नाराज होते हैं, उनका पैसा मिला नहीं। दोबारा से फैसला देती है, फिर वही स्थिति। और इस दौर में भी डीएचएलएफ लगातार लोगों के पास जा रहा है। डीएचएफएल की अपने तौर पर कानूनी कार्रवाई कोई करे तो सही, जीवन भर की कमाई एनसीएलटी के वर्डिक्ट तले गायब हो गई। और गायब किसने की? डीएचएफएल ने के जरिए हुई। डीएचएफएल का पैसा कहां कहां लगा? रियल एस्टेट में लगा, बॉलीवुड में लगा। इस देश के तमाम रईसों के बीच वो पैसे बढ़ते चले गए, अलग अलग जरिए से कॉरपोरेट उसका लाभ उठाता चला गया, लेकिन कुछ नहीं। और बैंकों की परिस्थिति भी इस देश में अगर देखिएगा, गारंटी क्या किसी ने दी? यस बैंक, पीएमसी, लक्ष्मी विलास बैंक बिका, लेकिन वहां पर जिनका पैसा जमा था उनका क्या हुआ? क्या इस दिशा में सोचने की कोशिश, कोई गारंटी लेने की परिस्थिति में कोई आया? नहीं आया। और अगर नहीं आया और इस परिस्थिति में इस देश की तमाम योजनाओं को लेकर सरकार गारंटी दे रही है, तो एक क्षण के लिए जान लीजिए इस देश के ऊपर जो कर्ज है वो मार्च 2023 में तकरीबन 152 लाख करोड़ का था, जो भारत सरकार पर कर्ज है। और जो भारत सरकार ही जानकारी देती है कि देखिए इस दौर में हमने और कर्ज ले लिया है। और अब मार्च 2024 में जब आप जाइएगा तो यह लगभग 170 लाख करोड़ के करीब होगा, यानी 17-18 लाख करोड़ इस दौर में और कर्ज बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल तो यह था कि गारंटी लेने की ताकत कहां से आ रही है, और गारंटी जब लिए जा रहे हैं तो उसके पीछे का हिसाब किताब क्या कहता है। अगर हिसाब किताब ऐसा है जिसमें हर कॉरपोरेट आईबीसी के पास जाए, खुद को दिवालिया घोषित करे, एनसीएलटी एक वर्डिक्ट दे दे, सरकार कहे कि देखिए कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे अगला सवाल है जो पैसा लिया गया और उसमें जिसका पैसा लगा हुआ था, उन पैसों को लेकर क्या पूरी भरपाई होती है या एक फैसला होता है? भरपाई होती है, फैसला होता है, दोनों को जोड़ दीजिए। और उसके बाद आइए असल खेल में, इस देश के भीतर में किस रूप में किसी कॉरपोरेट को जरिए जब पैसा बैंक से लेती है, ना लौटा पाती है, तो कौन क्या कहता है। पार्लियामेंट के भीतर मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार कॉरपोरेट कर्ज को माफ करने में कोई राशि खर्च नहीं करती और बट्टे खाते में डालने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता। दूसरी तरफ आरबीआई कहती है कि देखिए डिफॉल्ट करने वाले जो उधारकर्ता होते हैं उन पर उन्हें कोई परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है। यह एक स्थिति पर है। अब यहां से आइए, जो लोग इस दायरे के भीतर आते चले गए वो पैसा सरकार को तो दे रहे होंगे, फंडिंग तो हो रही होगी। वो फंडिंग कितनी हो सकती है, कितनी पॉलिटिकल फंडिंग की जा सकती है? आप जोड़ते रह जाएंगे इतना पैसा। एक हिसाब किताब बताते हैं जो ठोस रूप में मौजूद है। अप्रैल से दिसंबर 2022 कॉरपोरेट पैसा देता है 91,000 करोड़ रुपए। इसकी जानकारी संसद में रखी जाती है मार्च 2023 के महीने में, जब बजट सत्र चल रहा था।
उसमें वो जानकारी भी देखते हैं कि देखिए एसबीआई का जो माफ किया गया वो 17,356 करोड़ था, यूनियन बैंक का 16,457 करोड़ था, बैंक ऑफ बड़ौदा का 13,032 करोड़ था। ये टॉप 3 था। लेकिन मसला यह था कि जो इसके हिसाब से यहां जिन लोगों ने पैसा लिया, क्या उनका कोई मामला गया आईबीसी में या एनसीएलटी में, जहां उन्होंने अपने तौर पर खुद को दिवालिया घोषित कर लिया और उनकी जिंदगी पर कोई असर आया? दोनों चीज है, मामला गया और जिंदगी पर असर नहीं आया। तो आरबीआई का वो कहना कि परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है खुले तौर पर नजर आ गया। वो लाभालाभ की स्थिति में है। सरकार जो कह रही है कि उनको कोई लाभ नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि चार्टेड पे वो अभी घूमते हैं। और इसका एक आकलन हमारी टीम ने बड़े शानदार तरीके से किया। उसने पता लगाया कि दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट पे जो चार्टेड खड़े होते हैं, जो अलग अलग कॉरपोरेट हाउसेस के होते हैं, अलग अलग रईस इंडिविजुअल्स के होते हैं, उसकी जानकारी में आया कि तकरीबन 102 चार्टेड ऐसे हैं जिन कंपनियों के मामले खुद को कंगाल घोषित करने के लहजे में आईबीसी के पास पड़े हैं, और कुछ में तो एनसीएलटी ने उस पर फैसला भी दे दिया, लेकिन उनकी जिंदगी चार्टेड में ही चलती है। और वह पॉलिटिकल फंडिंग करें या फंडिंग करवाएं, ये दोनों चीजें चलती रहती है। उसका असर यह होता है इस देश के भीतर में जितनी भी पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है या की जा रही है, वो पैसा 80%, 79.6% वह बीजेपी के पास चला जाता है। और इसका बड़ा रोचक जानकारी यह आई कि अगर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड को अलग कर लीजिए तो बीता जो फाइनेंशियल ईयर था 2022-23, उसमें बीजेपी को मिलते हैं 719 करोड़ रुपए, कांग्रेस को कितने मिलते हैं? 79 करोड़ रुपए। पिछले बरस उससे पहले कांग्रेस को मिलते हैं 614 करोड़ रुपए, कांग्रेस को बीजेपी को मिलते हैं 614 करोड़ रुपए, कांग्रेस को मिलते हैं 95 करोड़ रुपीस। यह एक छोटी सी स्थिति है। इसमें दो चीजें और समझिए। जो पूरा का पूरा इनकम दिखाया गया 2021-22 में, मान लीजिए जो डाटा आखिरी इलेक्शन कमीशन जारी करता है और इनकम टैक्स वाला करता है, उसने पिछले बरस का भी जारी नहीं किया है, लेकिन छिटपुट जानकारी निकल कर आती है और उसको हमारी टीम ने जोड़ा तो वह आंकड़ा भी एक निकल कर आता है। लेकिन बहरहाल जो जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास गई, बीजेपी ने 2021-22 में 1,917 करोड़ रुपए, इतना पैसा उसको पॉलिटिकल फंडिंग में आ गया। कौन दे रहा था, किस रूप में दे रहा था? कांग्रेस को मिले 541 करोड़ रुपए। इसी तरीके से बीते फाइनेंशियल ईयर में आइएगा 2022-23 में, तो यह 2,000 करोड़ रुपए पार कर जाता है, जो सिर्फ बीजेपी के हिस्से में है। बाकी तमाम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़िएगा तो यह 500 करोड़ भी नहीं छू पाते हैं, और यहां पर 2,000 करोड़ रुपए पार कर गया। नेशनल पार्टी ही नहीं बल्कि रीजनल पार्टीज को भी जोड़ लीजिए तो वह भी 600-700 करोड़ के ऊपर सब मिला के भी नहीं जा पाते हैं, लेकिन बीजेपी अपने बूते 2,000 करोड़ पार करती है। अब यहां पर एक सवाल, जो चुनाव हो रहे थे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, एवरेज निकालिएगा तो 10 से 20 हजार करोड़ रुपया यहां पर फूंका गया, और यह एवरेज बीते चुनाव को लेकर है। और इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्नाटक में किया गया खर्चा और उसकी बढ़ोतरी, उसको भी एनालिसिस किया गया। पश्चिम बंगाल में किया गया खर्चा और उसकी बढ़ती हुई रेशियो, और हिमाचल और उत्तराखंड तक में किया गया खर्चा, उसका भी रेशियो निकल कर आता है कि एवरेज निकालिएगा तो 15,000 करोड़ से नीचे का खर्च होता ही नहीं है। 15,000 करोड़ रुपया कहां से आता है? और इस दौर में पॉलिटिकल फंडिंग जो दिखाई जा रही है वह तो 2,000 करोड़ पे ही हाफ रही थी एक साल में, तो 15,000 करोड़ रुपया कहां से आ गया? ये पैसा ब्लैक मनी का था, मनी लॉन्ड्रिंग का था, किस बात का पैसा था? तो इसके लिए हमको लगता है दोबारा आपको चलना होगा उस दिशा में जिसका जिक्र हम आपसे करना चाह रहे थे, डीएचएफएल का। डीएचएफएल के दायरे में और उसके बाद अडानी ग्रुप को लेकर शेल कंपनियों का जिक्र बहुत बार हुआ है। कितनी बड़ी तादाद में शेल कंपनियां थी, लेकिन यहां हम डीएचएफएल का जिक्र इसलिए करना चाहते हैं कि अक्टूबर 2019 में जब ईडी ने छापा मारा और उसके बाद जिन बातों को जानकारी सामने आई, उसमें जानकारी थी कि जो सरकार चलाती है वेलफेयर सब्सिडी फंड जो होता है, और वह भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें तकरीबन 2,60,000 फेक घर का जिक्र और उसके जरिए लोन दे दिया गया। जो फेक लोन गारंटी किया गया वह तकरीबन 14,000 करोड़ का था,
और उसमें कहा गया जो शेल कॉरपोरेशंस हैं, कंपनियां हैं, पॉलिटिकल फंडिंग है, उसमें यह पैसा दिया गया और यह तकरीबन 11,755 करोड़ का था। हमने तो सिर्फ एक कंपनी का जिक्र किया। उस दौर में अगर गिनते चले जाइएगा तो सैकड़ों कंपनियां कतार में खड़ी हैं, सैकड़ों कंपनियों के चार्टेड लगे हुए हैं एयरपोर्ट पर, और इन सैकड़ों कंपनियों के मामले आईबीसी और एनसीएलटी के दरवाजे पर लगातार फंसे हुए हैं। क्या ये कानून का एक नया रूप निकल कर आया जिसने बताया कि सरकार इसलिए गारंटी लेने को तैयार है क्योंकि उसे पता है पैसा घूम फिर के तो उसी के पास आना है, और उस पैसे का वो क्या करेगी? जितनी रईसी है वह तो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से हो ही जाती है। भाई हवाई जहाज चाहिए था बहुत शानदार, उसमें 9,000 करोड़ रुपया खर्चा, वो पैसा कहां से आया? टैक्स पेयर का पैसा था। जो गाड़ियों का काफिला चलता है, दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी जो चलती है, 6-6 गाड़ियों का जो रेला चलता है, वो पैसा कहां से आता है? टैक्स पेयर का पैसा है। तो टैक्स पेयर का पैसा दिखा दिया जाता है कि हम रईसी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के पीरियड में वो पैसा नहीं दिखाया जाता है क्योंकि उसकी तादाद इतनी बड़ी होती है, क्योंकि इस देश में वोटरों की संख्या कम नहीं होती है, हमेशा बढ़ती चली जाती है। और महंगाई इस दौर में 56% अगर बढ़ी है, खुद पार्लियामेंट के भीतर यह जानकारी दी गई, तो फिर इस दौर में जो पिछली बार 500 रुपए लेते थे, इस बार 2,000 लेंगे। जो 2,000 लेते थे वो 5,000 की मांग करेंगे। मांग तो पूरी करनी होगी, चुनाव में पैसा लगाया है, वोट तो चाहिए। वोट चाहिए तो इसका एक अलग गणित है। इस पूरे गणित को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने अपने तौर पर जो व्याख्यात किया, उसका बड़ा क्लियर नियम है। जितना पैसा किया जाता है अननोन सोर्स के जरिए, और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी पैसा है, उसको जानकारी देश को होनी चाहिए, लेकिन खामोशी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को सुरक्षित रखे हुए है। अननोन सोर्सेस को लेकर इलेक्शन कमीशन खामोशी बरत लेता है। तो मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि इस देश में जो गारंटी दी जाती है और गारंटी जो ली जा रही है, उसके पीछे का सच एक ही है कि पास में बहुत पैसा है। और इस पैसे का मतलब यह है कि अगर उसको आप गिनना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा जो मिल रहा था 2018 में और नवंबर 2023 में, इसके बीच की रफ्तार तकरीबन 795% से ज्यादा की है। यानी 795% बढ़ा दीजिए पैसा, इतना पैसा इस दौर में आने लगा। जो कॉरपोरेट का डोनेशन था उसमें लगभग 50% की बढ़ोतरी हो गई। एक सरल डाटा जो खुद बीजेपी रखने से कतराती नहीं है, यह चूंकि अननोन सोर्सेस का जिक्र नहीं है, यह नोन सोर्सेस का जिक्र है कि हां यह पैसा आता है। बीजेपी कहती है हर दिन उसके पास 2 करोड़ रुपए हर दिन डोनेशन के आते हैं। कांग्रेस कहती है 21 लाख रुपए हर दिन डोनेशन के आते हैं। जो डोनेशन जितना भी आ रहा है अलग अलग माध्यमों से, उसमें 79% वो बीजेपी के पास जाता है, 12% कांग्रेस के पास जाता है और बाकी सब में बांट लीजिए। गारंटी कौन नहीं दे सकता है? पास में पैसा हो तो। पैसों की पहाड़ पे आप बैठे हुए हो और उसके बाद कोई रोकने वाला ना हो, क्योंकि ईडी इस देश के इशारे पर चलती है, सरकार के इशारे पर चलती है। और ईडी जहां जहां जितना जितना पैसा जब्त करती है, उसमें कभी आपने सुना उस पैसे के पॉलिटिकल ट्रेल से जुड़ी हुई परिस्थिति हो मनी लॉन्ड्रिंग की, और वह पॉलिटिकल ट्रेंड जो नजर आए वह बीजेपी तक जाए या सत्ताधारी पार्टी तक जाए? संभव आपको दिखाई नहीं देगा। नौकरशाही का पैसा हो, बिजनेसमैन का पैसा हो, कॉरपोरेट का पैसा हो, इंडिविजुअल किसी का पैसा किसी के पास अलग अलग माध्यमों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या शेल कंपनियों के जरिए जो चल रहा, सब कुछ चल रहा है। सरकार ने हजारों हजार लाखों शेल कंपनियां बंद कर दी, बावजूद इसके शेल कंपनियां चल रही हैं जो अलग अलग रिपोर्ट में आती है। सिर्फ एक सवाल आखिर का, इस देश में जब चुनाव के वक्त राजनीतिक दल गारंटी जनता को देते हैं तो जनता किसकी गारंटी पर भरोसा करेगी? सवाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नहीं है, सवाल उस रईसी का है जो दिखलाकर बतलाया जाता है कि हमारे पास इतना पैसा है और इस देश के भीतर में आर्थिक गड़बड़ियां ना हो, इसके लिए जो जांच एजेंसियां हैं वह उस तरफ देखती भी नहीं है और गारंटी दर गारंटी दी जाती है। यह है गारंटी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।